जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, ये मेरा 26वां वीडियो है। मैं अभी इस समय ये अपराध पर ये मेरा चौथा वीडियो है और ये मैं लीगल अवेयरनेस के लिए, आम जनता की जागरूकता के लिए और जो नए कानून बने हैं उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, उसके संबंध में आम जनता को जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और इस संबंध में ये आपको जानकारी होना चाहिए। पुलिस अधिकारी और अन्वेषण करने वाले अधिकारी को भी जानकारी होना चाहिए और जितने जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए कि किस कारण से बरी हो जाते हैं। पुलिस को जानकारी होगी, इन्वेस्टिगेशन सही करेंगे और अधिवक्ताओं को मालूम होगा तो वो अपना केस को अच्छे से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और न्याय देने में न्यायालय की मदद करेंगे। तो दोस्तों, पहले धारा 154 जो थी प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए, अब वो हो गई है 173 और जो पहले 155 थी रिपोर्ट के लिए असंज्ञेय मामलों में, उसके वो अब हो गई 174। अब वो धारा में 154 में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। 174 में जो पहले था वैसे ही है। पहले भी रिपोर्ट लिखने का प्रावधान था, उसके बाद उस रिपोर्ट की जो सूचना दी जाती थी उस सूचना को लिखित में लिखा जाता था, उसके निःशुल्क प्रति फरियादी को दी जाती थी। अभी भी वही है। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना भी दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना अगर दी जाती है, फ़ोन से सूचना दी जाती है कोई अपराध की, तो उसके 3 दिन के भीतर सूचना देने वाले व्यक्ति को थाने पर जाकर उस सूचना पर हस्ताक्षर करना होता था और अभी भी करना होता है। और इसमें 3 दिन के भीतर दस्तखत करना है, ये प्रावधान है। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा है कि अगर आपकी रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी, पुलिस अधिकारी ने, तो आप उसके लिए पुलिस अधीक्षक को लिखित में दे सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं। और उसके बाद भी अगर उस पर वो स्वयं जांच करेंगे, अपने अधीनस्थ से करवाएंगे, और उसके बावजूद भी अगर आपके सूचना को नहीं लिखा जाता, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अब एक नया प्रावधान इसमें इतना जोड़ दिया है कि मजिस्ट्रेट साहब को, संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के आप आवेदन कर सकते हैं और वो उस आधार पर मजिस्ट्रेट साहब उसको देख के और उसको फिर निर्देश करेंगे पुलिस अधिकारी को और उसकी जांच होगी। धारा 155 में भी ऐसा ही है। धारा 155 में यह है कि मामला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं आपको सामने ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ जो नया है, कि सूचना भी 2 प्रकार की होती है। एक मौखिक सूचना भी दी जा सकती है और एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना भी दी जा सकती है। और यदि इसमें अगर मान लो कि किसी महिला के साथ में कोई अपराध हो गया है, तो उसको उसके या अपराध का प्रयत्न भी किया है, तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी। परंतु यदि वह व्यक्ति कोई भी जो सूचना देने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसके निवास स्थान पर जाकर भी सूचना रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर कोई सुगम स्थान पर भी उसको वहाँ पर उसके रिपोर्ट लिख सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी सूचना की वीडियो फिल्में भी तैयार की जाएगी, ऐसा भी प्रावधान है। और इसमें यह है कि अगर अपराध 3 वर्ष से अधिक है या 7 साल से कम है, 3 वर्ष से अधिक और 7 साल से कम का अगर दंडनीय प्रावधान है और उसकी 14 दिन के अंदर अगर उसमें कार्रवाई करने का कोई मतलब विद्यमान है, ऐसा उस पर अभिनिश्चित किया जाएगा अधिकारी द्वारा और उसके फिर अन्वेषण के लिए कार्यवाही वो कर सकेगा। और दूसरा है कि यदि पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट नहीं लिखता हो, तो मैं आपको निवेदन बता चुका हूँ। तो मित्रों, ये नया जो अमेंडमेंट हुआ है वो बताया मैंने आपको 154 में। अब दूसरा ये है कि बरी क्यों हो जाते हैं और बरी कैसे होते हैं और बरी होने का कारण क्या होता है। इसके लिए है कुछ साइटेशन है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक है कि पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 32 था,
जिसमें मृत्युकालीन कथन लिखे जाते थे। व्यक्ति, ये माना जाता है कि व्यक्ति मृत्यु के समय कभी भी झूठ नहीं बोलता है, और वह व्यक्ति मृत्यु के समय झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो अब जिसका भी बारे में, अपराध के बारे में उसके साथ जो घटना हुई वो बताते तो उसको सच माना जाता है। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि हमेशा ही डायरिंग डिक्लेरेशन जो होता है, मृत्युकालिक कथन, उसमें भी कई तरह के संभावनाएं होती है, संदेहास्पद होता है, कई कल्पना परिकल्पना होती है, तो अंदाज़ा भी होता है, और कहीं और भी कारण होते हैं जिसके कारण से मृत्युकालिक कथन को विश्वास नहीं किया जाता है। पहले धारा 32 थी, अब ये धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 26 के अंतर्गत इसका विवरण है। तो मृत्युकालीन कथन को संदेहास्पद स्थिति में भी होता है, क्योंकि उसमें कोई समर्थनकारी साक्ष्य को भी देखा जाता है, और मात्र साक्ष्य के एक अंश के रूप में ही उसको ये नहीं देखा जाता है। तो इसमें वालीपट्टी वर्सेस एसडीओ 2007 वॉल्यूम 15 है, सुप्रीम कोर्ट केस है, पेज नंबर 465। दूसरा और एक जजमेंट है कि मृतका जो थी उसने शरीर पर उसको 80% जलने की क्षतियाँ उसके शरीर पर थी, और चिकित्सक ने मृत्यु का कारण करने के समय, मृत्युकालिक कथन लिखने के समय उपयुक्त स्थिति में होने के लिए उसके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था मेडिकल ऑफिसर ने, इसलिए उसको विश्वास योग्य नहीं माना। ये है स्टेट ऑफ त्रिपुरा राज्य, स्टेट ऑफ त्रिपुरा, उत्पल दास 2019, क्रिमिनल लॉ जनरल 860 त्रिपुरा। और ऐसा ही मृत्युकालिक कथन एक और है जो उससे उसको अपराध प्रमाणित नहीं माना, वो भी है मनोज वर्सेस एमपी स्टेट का है, 2019 वॉल्यूम 1 है, मनीषा 94 का। और इसी तरह से भैरू सिंह का है, एमपी 2009, एमपीएल जो है ऑनलाइन है, क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट 21। और मृत शरीर प्राप्त होने के 7 दिवस उपरांत मृतका के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक उसमें केवल ये था कि मृतका के साथ अंतिम बार साथ में देखे जाने का बिंदु पर स्वतंत्र साक्षीगण के साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती थी। मृत शरीर प्राप्त होने के 7 दिवस उपरांत मृतका के पिता ने प्रथम सूचना दर्ज कराई थी, इस कारण उसको विश्वास नहीं किया गया है। यह है जहार मिश्रा, वेस्ट बंगाल, 2017, क्रिमिनल लॉ जनरल 4755 कलकत्ता। अब इसमें है एक और जजमेंट है कि मृतक का एक और विधि की एक स्थिति है कि अगर लास्ट सीन टुगेदर बोलते हैं इसको, अगर वो अंतिम बार साथ में उनको देखा जाता है अभियुक्त के साथ मृतक को, तो उस पर भी केस बनता है कि इसने भी उसको मारा होगा। तो ये मृतक का अभियुक्त को अंतिम बार साथ देखे जाने व मृत शरीर की बरामदगी के बीच लंबा अंतराल पाया गया था, और वस्त्र व रक्तनजीत हथियार एफएसएल नहीं भेजे थे, इस कारण से उसको दोष मुक्त किया गया था। ये राजेश वर्सेस झारखंड राज्य का है, 2019, क्रिमिनल जनरल 3401। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आत्महत्याकारी स्वरूप की भी है या हत्या स्वरूप की है, इस बात पर भी विचार किया गया था। तो इसमें क्या है कि आपराधिक मानववध गला घोटने के मामले में शारीरिक प्रतिवाद किया जाना परिलक्षित होना चाहिए था। वर्तमान मामले में मृतका के शरीर पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं पाए गए जो कि उसके साथ हिंसा किए जाने या उसके द्वारा स्ट्रगल किए जाना दर्शाते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण फांसी लगने का कारण श्वास अवरोध होना दर्शित किया गया था। अभियोजन यह प्रमाणित करने में विफल माना गया कि मृतक की मृत्यु आपराधिक मानववध थी। प्रकरण में मोदीकृत मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर निर्भरता व्यक्त की गई थी, और इन मोदीज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी 23rd एडिशनल पेज 572 it is observed as follows. Homicidal hanging thou has been recorded. Usually more than one person is involved in the act, unless the victim is a child or very weak and feeble, or is rendered unconscious by some intoxicating or narcotic drugs. In a case where resistance has been offered, marks of violence on the body and marks of a struggle on footprints of several persons at or near the place of the occurrence
or are likely to be found. None of the well-known signs referred to by the learned author are present in this case. तो ये शिवाजी चिंतप्पा पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस है 2021 क्राइम्स 387 और 2021 वॉल्यूम 2 GLJ 211 और AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट 387 सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों अगला जो केस है उसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण का मामला था कि उसके उकसाने से उसने आत्महत्या कर ली थी, तो उसको भी कोर्ट ने नहीं माना और उसको दोष मुक्त किया था। अभियुक्त आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं है यदि मृतक की स्थिति सामान्य घटनाओं को लेकर भी अति संवेदनशील होने की हो, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। ये मेन केस है वर्षा वर्सेस MP 2020 क्रिमिनल लॉ जनरल 1944 मध्य प्रदेश। इसमें रेफ़र किया था, जजमेंट है गांगुला मोहन रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश का 2010 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट के 750 AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 327। फिर एक दहेज हत्या का केस था। इसमें मृतका की आत्महत्याकारी प्रवृत्ति थी। दहेज हत्या का मामला था। मृतका के संबंधियों को आत्महत्याकारी प्रवृत्ति वाली महिला के रूप में होना बताया था, तो इसको दोष मुक्त किया। ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा का है। उत्पल दास वर्कर, इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। 2019 क्रिमिनल जनरल 860 त्रिपुरा राज्य। मृतका कैसे मृत हुई थी। एक केस ऐसा है कि इसमें कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने बर्डन डाला था अभियुक्त पर कि वो ये बताए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसमें मात्र इसका स्पष्टीकरण नहीं देने से उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। जलने के कारण मृत्यु हुई थी। इसमें विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। इस बाबत भी साक्ष्य नहीं थी कि वैवाहिक घर में यह अपराध घटित हुआ था, जली थी वो, और मृतका से कोई दहेज की मांग की गई हो। वहाँ पर 3 वर्षों तक शांतिपूर्वक रहे और वैवाहिक घर में रही थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उसे दहेज की मांग को लेकर सताया था। मृतका की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देने पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये मदन पाल शर्मा वर्सेस यूपी स्टेट का है, 2014 वॉल्यूम 2 क्राइम्स का है, 338 इलाहाबाद का है। इसी प्रकार ये एक और मामला है कि जिसमें कंट्राडिक्शन ओमिशन था, मतलब कुछ बातें जो बयान में बताई है, पुलिस के डायरी स्टेटमेंट में थी, पुलिस को बताई, वो कोर्ट में नहीं बताई। कुछ बातें कोर्ट में जो बताई वो पुलिस को नहीं बताई थी। तो इस आधार पर उसमें मृत्युकालीन कथन भी था, उसको विश्वास नहीं किया गया। अंतिम बार साथ देखे जाने वाली थ्योरी को भी नहीं माना। उसमें क्यों मारने का क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था, ये भी उसमें अभाव था। उसका दस्तावेजी साक्ष्य का भी अभाव था। अभियोजन संदेह से परे मामले को प्रमाणित नहीं कर पाया था, इस कारण उसको दोष मुक्त किया गया था। ये केस बलवीर सिंह विरुद्ध MP स्टेट 2021 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1032 मध्य प्रदेश का है। दोस्तों एक और केस है, मामला चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट लगा उसमें समर्थन नहीं हो रहा था। वो है बाबी प्रमुख वर्सेस स्टेट ऑफ HP और 2020 क्रिमिनल लॉ जर्नल 963 हिमाचल प्रदेश का है। फिर पड़ोसियों की साक्ष्य भी देखी, पत्नी हत्या का मामला था। इसमें पड़ोसियों के साक्ष्य से दर्शित होता था कि स्वयं अभियुक्त ही उस इलाज कराने के लिए उसको अस्पताल ले गया था, उसका इलाज करवाया था और वहाँ पर अस्पताल में भी वो साथ में ही रहा था, तो उसमें उसको दोष मुक्त किया गया। मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्सेस असम राज्य 2020 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1072 गुवाहाटी का मामला है। मित्रों एक केस और है कि अगर मामला लंबे समय लंबित होना साक्षी को रिकॉल करने से इनकारी का आधार नहीं होता है कि उसको साक्षी को वापस बुलवाना था, महत्वपूर्ण बातें उसमें रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है तो इसको साक्षी को नहीं बुलाया जाए। कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, न्यायिक हित में उसको बुलाया जाना चाहिए था। स्टेट वर्सेस NC निवासन 2021 वॉल्यूम 1 अपराध निर्णय जनरल में है, 244 सुप्रीम कोर्ट। एक और कथन, मृत्युकालिक कथन के बारे में, डायरेक्ट डिक्लेरेशन के बारे में एकमात्र बाल साक्षी था और वो होस्टाइल हो गया। होस्टाइल मतलब पक्षद्रोही हो गया, उन्होंने पुलिस का समर्थन नहीं किया, पुलिस की कहानी का। कुल्हाड़ी की बरामदगी से भी ये प्रमाणित नहीं हुआ था, तो इस कारण से उसको बरी किया था। प्रप्पू उर्फ सुरेंद्र स्टेट ऑफ MP 2018 वॉल्यूम 2 JLJ 392 सुप्रीम कोर्ट। फिर ये है कि मामले की जड़ को स्पर्श करने वाला ओमिशन था, मतलब उसको वो बातें
कंट्राडिक्शन ओमिशन जो मैंने पहले बताया था, वो जिससे सीधे ही उससे मटेरियल एविडेंस से संबंधित था, तो विचारण अथवा अभियोजन के मामले के सार को प्रभावित करता था, इसलिए उसको आधार पे उसको बरी कर दिया गया। गवाह को विश्वसनीय नहीं माना। कल्लू वर्सेस यूपी 2020 क्रिमिनल लॉ जनरल 1547 इलाहाबाद। इसमें रेफ़र किया था महेंद्र प्रताप सिंह वाला केस यूपी 2009, सुप्रीम कोर्ट केस था 334। मित्रों, ये मैंने आपके समक्ष रखा है। और एक 2009 EIR सुप्रीम कोर्ट वीकली 2490 में भी है। और एक डॉक्टर सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी मामला है, JT 2010-12 सुप्रीम कोर्ट 287 2010 EIR सुप्रीम कोर्ट वीकली नोट 7049 है। एक मौखिक मृत्युकालिक कथन था, तो इसमें विष से हत्या हो गई थी, जहर दे के मारा था। तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक मौखिक कथन दिया था। मृत्यु समीक्षा की साक्षी ने मृत्यु समीक्षा के समय मतलब 21 में जो लाश पंचनामा बनता है उसमें यह बताया था कि स्वयं मृतका ने ही विष पी लिया था, और ये बताने वाले और इस कारण वह मृत हुई थी। ऐसी स्थिति में मौखिक मृत्युकालीन कथन को संदेहास्पद माना गया और उसको दोषमुक्त किया गया था। मित्रों, मैंने आपके सामने ये रखा है। आप इसको लाइक करें, वीडियो को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आपको मेरी वीडियो देखने मिलेगी कानून की जानकारी पाने में। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, ये मैंने लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, ये आम जनता की जानकारी के लिए, क्योंकि कानून में बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो इस कानून की जानकारी आम जनता को ज़रूर होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगले एपिसोड हम वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।